हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पे मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आइडियाज़ तो लगाता है, क्राइम करने के बाद क्राइम के आइडियाज़ लगाता है जो क्राइम करने वाला होता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है और जल्द से जल्द पकड़ा जाता है। यानी 24 घंटा भी नहीं बीतता है, पुलिस उस तक पहुँचता है और उसको दबोच लेता है। दरअसल होता यूँ है, जैसे कि आप लोग जानते हो, इतवार यानी 26 जनवरी की दिन था, वो 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी को जैसे रिपब्लिक डे था और ख़ास करके दिल्ली में, हमारे पूरे देश में सुरक्षा बढ़ जाता है, कोई अनहोनी ना हो। तो खास करके दिल्ली में हर जगह में चेकिंग होता है, पुलिस की तैनात तो बहुत तादाद में बढ़ा दी जाती है, नाके नाके पे चेक पोस्ट लगाया जाता है। वैसे ही लेकिन इसी दिल्ली में एक दुर्घटना हो जाती है और ये दुर्घटना के बारे में जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस के तो होश उड़ जाता है। जो क्योंकि 26 जनवरी को परेड के दौरान और हमारे इस साल जो इंडोनेशिया से कुछ खास मेहमान आए हुए, उनका सुरक्षा, और वैसे ही 26 जनवरी के दिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाता है उन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना और सुरक्षा करना। तो 26 जनवरी की सुबह सुबह पीसीआर कॉल में, दिल्ली में पीसीआर कॉल में एक कॉल जाती है और बताया जाता है जो गाजीपुर इलाका में, पूरा घटना जो है गाजीपुर इलाका में हुई थी। गाजीपुर इलाका में एक कूड़ेदान में आग लगा हुआ है और आग जब लगा हुआ था वहाँ पे आसपास मार्केट भी था जिस जगह पे आग लगी हुई थी। तो जब लोगों की नज़र पड़ा, ऐसी सुबह के वक्त, सर्दी का मौसम है तो आग लगने का वजह नहीं बनता, गर्मी का मौसम है तो समझ में आता है, लेकिन ये सर्दी का मौसम इतना ठंडा और ख़ास करके दिल्ली में, तो लोग वहाँ पर जाता है। जाने के बाद लोगों को वो आग जो है संदिग्ध लगा। इस वजह से संदिग्ध लगा क्योंकि आग जिस जगह पे लगी हुई थी उस जगह पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था और वो पूरा सूटकेस जो है धू-धू करके जल रहा था। जब धू-धू करके वो सूटकेस जल रही थी तभी लोगों को लगा कुछ तो मामला है। फ़ौरन पीसीआर में कॉल करती है और पुलिस की टीम, 26 जनवरी के होने की वजह से सारे लोग ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी थे, सब फ़ौरन उस जगह पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद आग को तो काबू पा लेता, आग को बुझा लेता है, लेकिन जिस जो शक हुआ था आखिरकार वही होता है। वो जो आग जल रही थी एक सूटकेस थी और उस सूटकेस के अंदर इंसानी बॉडी थी जो किसी ने जलाकर चला गया। अब जब तक आग में काबू पाता तब तक वो बॉडी जो है जल के खाक हो चुका था। यानी बॉडी जो है इंसानी बॉडी तो थी लेकिन सिर्फ ढांचा बना हुआ था, उसका शरीर का मांस पूरा जल चुका था। इसीलिए उस बॉडी का स्नात करना, ये भी पता लगवाना मुश्किल हो रहा था ये मरने वाले जो है जिसको जलाया गया मेल है या फीमेल, यानी मर्द है या औरत है, ये भी पता नहीं चल सका। तो आसपास के लोगों से पुलिस जो है पूछता है जो किसने देखा पहले, सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे अब जो सबसे पहले देखा उसने देखा, फिर धीरे धीरे लोग जमा हुआ, लेकिन कोई किसी को आते हुए नहीं देखा और आग यहाँ लगाते हुए नहीं देखा और ना ही जाते हुए देखा। बस जब धू-धू करके आग जल रही थी तब लोगों की नज़र पड़ा तो धीरे धीरे लोग जमा हुआ और सबूत के नाम पर उस जगह पर कुछ भी नहीं मिला पुलिस को। सूटकेस भी जल चुका था, आधा से ज़्यादा जल चुका था, और बॉडी का तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी ढांचा बना हुआ था, बस मांस नाम का शरीर में कुछ चीज़ नहीं था। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है 26 जनवरी के सुबह सुबह इतना बड़ा दुर्घटना हो भी दिल्ली गाजीपुर के अंदर। वहाँ पे कई सारे टीमें पुलिस के पहुँचता है, पुलिस टीम तो पहुँचता ही है, उसके पास एफएसएल टीम पहुँचता है, क्राइम टीम पहुँचता है, फॉरेंसिक टीम पहुँचता है। कल खास दिन होने की वजह से और ज़्यादा कड़ाई से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला और ना ही कोई वहाँ के रहने वाले किसी संदिग्ध को देखा था या फिर उस बॉडी को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता था जो हाँ मरने वाला या मरने वाली ये हो सकता है। आसपास लोगों से कुछ भी मदद नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस बॉडी को कब्जे में लेता है, यानी उस ढांचे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देता, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता, जो भी पुलिस का कार्रवाई रहता है। अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मर्डर का धारा बीएनएस का जो धारा लगता है 103 के तहत मामला दर्ज होता है और भी कई सारे धारा लगाकर जो है फिलहाल उस केस के छानबीन करता है और बॉडी को भेज देता है। यहाँ पर छानबीन हो रहा था और पुलिस सबसे पहले पुलिस उस इलाका का सीसीटीवी खंगालते हैं। सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चलता है 25 जनवरी और 26 जनवरी की रात के दरमियान ये घटना हुई है, क्योंकि 26 जनवरी की सुबह सुबह जलाया गया और जिस हिसाब से जलाया गया घंटा 2 घंटा पहले आग लगाया था।
और ये आग जो है डीजल से लगवाया गया था, यानी जिस जगह पर आग जलाया था वहाँ पे पहले डीजल छिड़काया गया, बॉडी के ऊपर छिड़काया, सूटकेस के ऊपर छिड़काया, उसके बाद आग लगाया। ये इतना पता चला था। अब पुलिस वहाँ पे उस इलाका में जितने भी सीसीटीवी है वो खंगाल रहा था 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के सुबह तक। तो इतने में कई सारे गाड़ी वहाँ से आना जाना कर रहा था। इतने में एक गाड़ी के ऊपर करीब 25-30 गाड़ी को तो पुलिस संदिग्ध माना। फिर उसके बाद आखिरकार एक होंडा गाड़ी वहाँ से गुजरते हुए देखा, उसके ऊपर पुलिस का ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि वो गाड़ी जो है वहाँ आने से 2 चक्कर मारा। पहला तो आया वहाँ से राउंड मार के चला गया, फिर दूसरी मरतबा वही गाड़ी थोड़ी देर में आता है, रुकता है और उसके बाद चला जाता है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में वो आग जो है भड़क उठते हैं। पुलिस को लग गया यही कि वो कार है जिस कार से वो लोग आए, बॉडी को रखा, जलाया और फिर भाग गया। पुलिस उस गाड़ी तक आखिरकार पहुंच जाता है। सीसीटीवी को जूम करके, सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको जूम करके नंबर पता लगवाता है और नंबर पता लगवाने के बाद जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर था आखिरकार उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद जब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तुम्हारा गाड़ी कहाँ है, वो व्यक्ति तो पुलिस की टीम को देखते हुए सबसे पहले वो आश्चर्य होता है, डर जाता है। पुलिस उसे आश्वासन देता है जो डरो मत, जो भी तुमने किया वो बताओ और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तब वो पर्सन होता है जो गाड़ी का ऑनर होता है, गाड़ी का मालिक होता है, जिसके नाम पे रजिस्टर था, वो बताता है जो मैं 2 साल पहले तो एक कैब ड्राइवर को मैंने इस गाड़ी को बेच दिया। अब वो कैब ड्राइवर कौन है, कहाँ रहता है। अब उस व्यक्ति से कैब ड्राइवर का नाम भी जान लेता है। नाम होता है अमित त्रिवेदी और कहाँ पर रहता है वो भी गाजियाबाद, गाजियाबाद का ही रहने वाला होता है। ये गाजीपुर में घटना हुआ था, लेकिन वो कैब ड्राइवर जो है गाजियाबाद का रहने वाला होता है। उसके बारे में पूरा डिटेल बताता है। लेकिन यहाँ पर गाजीपुर इलाका में वो एक किराए पर मकान लेकर रहता था। पुलिस को सारी बात पता चला। पुलिस सुबह सुबह ही उस जगह पर, यानी 26 जनवरी को ही उस जगह पर अमित त्रिवेदी के घर में पहुंच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, अमित त्रिवेदी दरवाज़ा खोलता है, सामने पुलिस वाला। अमित त्रिवेदी का पसीना छूट जाता है इसी से ही, और पुलिस को पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसका डर बता रहा था ये जो कुछ भी हुआ है ये अमित त्रिवेदी ने किया। सीधा अमित त्रिवेदी को पुलिस पकड़कर थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद अब उसे तसल्ली से पूछताछ करता है, जो बताओ आखिर तुमने किसको मारा और किसको जलाया। पहले तो हर मुजरिम के जैसा अमित भी थोड़ा इधर उधर बातें करने लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस के सामने वो डरा हुआ ऐसे ही था और वो भागने की फिराक में था। जब तक पुलिस पहुंच जाता है तब अमित त्रिवेदी आखिरकार सच्चाई बताता है, जो हाँ मैंने इस क्राइम को किया। क्राइम को मैं 25 और 26 नवंबर के रात के दरमियान ये किया, जो पुलिस को भी लग रहा था और सीसीटीवी में भी थोड़ा बहुत कैद हुआ था। भले ही बॉडी को नज़र नहीं आया था बॉडी फेंकते हुए, लेकिन पुलिस को लग गया था जो 25 और 26 जनवरी की रात को ही ये हुई थी। अब अमित त्रिवेदी से पूछता है, जो बताओ कौन है वो, किसको मारा और क्यों मारा। अमित त्रिवेदी बताता है जिसको मैं मारा उसका नाम है शिल्पा पांडे, एक महिला थी। शिल्पा पांडे जो 22 साल की होती है और अमित त्रिवेदी की अभी उम्र जो है 22 साल होता है। शिल्पा पांडे मेरा कजिन है, कुछ आर्टिकल में छपा है चचेरी बहन है, लेकिन पता नहीं चचेरी बहन है क्या पता नहीं, लेकिन ये उनका कजिन है। शिल्पा पांडे जो है उसी के साथ उसी के घर में जो किराए पर मकान पर रहते थे, वहीं पर दोनों रहते थे, लिव इन में रहते थे। अब भाई बहन का रिश्ता है, लिव इन में रह रहा था। पुलिस को भी समझ में नहीं आया। पुलिस ने पूरा डिटेल पूछा तो अमित त्रिवेदी पूरा डिटेल बताता है जो कुछ समय से मेरा और शिल्पा के बीच में प्यार हो गया था। हम दोनों कजिन होने के नाते हम दोनों बातें करते थे। बातें करते करते हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते, दोनों एक दूसरे को चाहने लगता है। फिर आखिरकार शिल्पा जो है गुजरात में रहा करते हैं। ऐसे मूल तौर पे तो उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं सारे लोग, चाहे अमित त्रिवेदी हो या फिर शिल्पा पांडे। ये लोग मूल तौर पे गुजरात उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन शिल्पा पांडे का जो पिता है वो गुजरात में सूरत में काम करता है और काम के सिलसिले में वो अपने परिवार को पूरा सूरत में रखा हुआ था। तो शिल्पा भी सूरत में ही रहती थी, लेकिन इसी बीच कजन के साथ इसका अमित त्रिवेदी के साथ उसका प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा। परिवार को पता चला, दोनों परिवार को पता चला। दोनों परिवार इस रिश्ते का खिलाफ हो जाता है, जो समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं। छोड़ो तुम दोनों, ये क्या करो, तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, कहाँ रिश्ता देखता है। तो वैसे ही इन दोनों का भी हाल था। दोनों का उम्र 22 साल है, जवान खून थे। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं और शिल्पा सूरत से सीधा दिल्ली गाजीपुर में आ जाता है और अमित के साथ
रहने लगते हैं। ये पिछले 1 साल से रह रहा था दोनों साथ में। जब दोनों भी 1 साल से साथ में रह रहा था, इसी बीच जो है दोनों के बीच में सब कुछ होता था, यानी एक पति पत्नी के जैसा रहता था, एक ही कमरे में रहता था, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसीलिए कोई रोक टोक करने वाला नहीं था दोनों के बीच में। वो सारे चीज़ होता था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, यानी संबंध वगैरह सब कुछ बनाते थे एक दूसरे से, और रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन दोनों में प्यार हो गया, लिव इन में रह रहे थे। यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन इसी बीच अमित त्रिवेदी को लगा अमित त्रिवेदी का परिवार जो है उससे दूर हो रहा था इसी रिश्ते के वजह से। तो अमित त्रिवेदी ने सोचा शिल्पा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। एक लड़की के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो रहे, परिवार हमसे छूटते जा रहे हैं। जब भी बात होता था परिवार वाले से अमित को वही सलाह देते थे जो अगर तुम घर लौटना चाहते हो, इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो शिल्पा का साथ छोड़ो। अमित त्रिवेदी को ये बात समझ में आता है, तो समझ में आ जाती है, और अमित त्रिवेदी जो है धीरे धीरे शिल्पा के पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शिल्पा तो प्यार में पागल हो चुकी थी, अपने परिवार छोड़कर उसके साथ रह रही थी, और पिछले 1 साल से रह रही थी। इस बात को लेकर दोनों में अनबन भी होती थी, जो हम दोनों अलग हो जाता है ये रिश्ता कोई मानेगा नहीं। लेकिन शिल्पा किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अमित जो है दिन ब दिन शिल्पा के ऊपर प्रेशर करता रहा। अब दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा भी होता था, हाथापाई भी हो जाते थे, लेकिन दोनों उसी घर में रहते थे। 25 जनवरी की रात को करीब 8 बजे, तो रिपोर्ट से पता चला है 8 बजे करीब अमित त्रिवेदी जो है नशा करके घर पहुंचता है, और फिर उसी बात को लेकर दोनों के बीच में झड़प होती है। जब झड़प होती है तब जाकर अमित इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो शिल्पा पांडे का गला दबा देता है, और इसी गला दबाने की वजह से शिल्पा की मौत हो जाती है। अब जब शिल्पा की मौत हो जाता है तो उसका पसीना छूट जाता है, उसका सारे नशा उतर जाता है। अब वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो मर्डर कर दिया। और इसके बारे में वो अपने एक दोस्त को सब कुछ बता के रखा था, जो मेरा मैं जिसके साथ लिव इन में रहता हूँ, मेरा कज़न है, इस वजह से परिवार से मेरा अनबन होते हैं, तो मैं उसका पीछा छुड़ाना चाहता हूँ यार, ऐसा कभी कभी मन करता है उसे जान से मार दूँ। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अनुज, जो वेल्डिंग का काम करता था उसी गाजीपुर में रहकर। उसके दोस्त को सब कुछ पता था इन दोनों के रिलेशन के बारे में, दोनों के जो अनबन के बारे में। जब मर्डर हो जाता है वो सोचता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब बॉडी को ठिकाना लगाना था। इसे भी पता था दिल्ली का कंडीशन क्या है, दिल्ली में खास करके 26 जनवरी आ रहे, जनवरी की रात को ये घटना को अंजाम दे दिया था। तो सोचता है बॉडी को तो मैं ठिकाने नहीं लगा सकता, बॉडी को तो कैसे भी करके ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने दोस्त अनुज को फ़ोन करता है, जो भाई ऐसे ऐसे बात है, तू जल्द से जल्द मेरे कमरे में पहुँच। अनुज भी कमरे में पहुँचता है। पहुँचने के बाद अमित ने शिल्पा के बारे में सब कुछ बता देता, देख मैंने इसको मारा था। और अनुज को पता था वो एक ना एक दिन कुछ करेगा। अमित त्रिवेदी जो है शिल्पा का जान एक ना एक दिन लेने वाला ही है, और उसे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। अब दोनों दोस्त मिलकर सोचता है चलो बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। सबसे पहले तो इन लोग रेकी करने के लिए बाहर निकलता है, कि जैसे कि अमित त्रिवेदी ओला चलाता था, इसीलिए उसी गाड़ी से, जो गाड़ी का नंबर से उसका पहुंच जाए, उस गाड़ी से दोनों दोस्त बैठ के, शिल्पा का लाश उसी कमरे में पड़ा रहा। दोनों दोस्त बैठकर पहले रेकी करने बाहर निकलता है। गाजीपुर में इलाका में घूम रहा था, तो इतने में वो लोग कुछ किलोमीटर तक घूमता है, लेकिन इसी बीच 2 बार उसका चेकिंग होता पूरा गाड़ी का, क्योंकि 26 जनवरी जो थी, इसीलिए पुलिस का जो कड़ा पहरा था, 2 जगह में उसको चेकिंग हुआ। दोनों वापस आता है घर पर। आने के बाद इन दोनों सोच लेता है जो भाई मुश्किल है, बॉडी को ऐसी हालत में ले जाना मुश्किल है, तो क्या करें, बॉडी को तो ठिकाने लगाना है, नहीं तो भनक लग जाएगा, फिर हम फंस सकता है। तो इसीलिए फिर दोनों ने प्लान बदला। प्लान बदलने के बाद इन दोनों ने सुबह के वक्त चुना। सुबह के वक्त ऐसे लोग कम थे और गाड़ी नहीं चुनता है। उसी गाजीपुर इलाका में थोड़ी दूर उन लोग जो है किसी भी तरीके से उस गाड़ी में डालकर, जहाँ पर वो लोग आ रहे थे वापस रेकी कर चुके थे, जो इस इलाका में ना तो पुलिस है और ना ही इस इलाका में कुछ चेकिंग हो रहा है, सुनसान इलाका है जिस जगह पे लोगों को बॉडी को ड्रम्प किया था। अब उस इलाका में ये दोनों जाते हैं। जाने के बाद सुबह के टाइम करीब 3 साढ़े 3 बज रहा होगा उस टाइम, 26 जनवरी को। बॉडी को वहाँ पे एक सूटकेस में पहले घर पे भर लिया था, और सूटकेस में भर के उस जगह पे जाता है, एक पेट्रोल पंप पे जाता है, डीजल खरीदता है, 160 रुपये का डीजल भी लेता है। लेने के बाद उस बॉडी को कूड़ेदान के पास फेंकता है, और ये CCTV में सारे फुटेज कैद हो रहा था। अब उस सूटकेस को उतारने के बाद उसके ऊपर डीजल छिड़कता है, और छिड़कने के बाद आग लगा देता है। आग लगाने के बाद ये लोग उस जगह पर थोड़ा भी वक्त रुकता नहीं है, क्योंकि रुकेगा किसी की नज़र पड़ेगा तो फंस सकता है। आग लगाने के बाद फ़ौरन दोनों भाग जाता है। अनुज अपने का घर चला जाता है। अमित त्रिवेदी उसी कमरे में लौट आता है जिस कमरे में वो रहता था, आराम से रह रहा था, और यहाँ बॉडी जल रहा था। फिर लोगों की नज़र पड़ा तो PCR में कॉल किया,
और 26 जनवरी होने की वजह से तुरंत पुलिस उस जगह पर पहुंचने के बाद आग बुझाया जाता है और ये पूरा सच्चाई पता चला। फिर बाद में पता चला कि 15-20 दिन बाद अमित त्रिवेदी जो है टिकट भी निकल चुका था फरवरी में, वो गाज़ियाबाद भागने के चक्कर में था गाज़ीपुर छोड़कर, क्योंकि इस क्राइम को करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ना चाहता था। लेकिन पुलिस कार्रवाई करते हुए उस तक पहुंच जाता है, पहुंच जाने के बाद उसको दबोच लेता है। ये पूरा घटना जो है वहाँ के डीसीपी अभिषेक धमिया जी पूरे इसके बारे में बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और किस हिसाब से क्राइम करने वाले तक पहुंचता है और किसको मारा था उसके बारे में कैसे पता लगा, जबकि पुलिस के पास कुछ भी एविडेंस नहीं था, कुछ भी सबूत नहीं था। एक जला हुआ सूटकेस और एक ऐसी लाश जिसका ढांचा बन चुका था, सिर्फ ढांचा बचा हुआ था, ना तो पता चल रहा था औरत है क्या मर्द है। लेकिन फिर भी पुलिस एक टेक्निकल सहारा जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसके ज़रिए उस बदमाश तक पहुंचता है और उसको दबोच लेता। तो ये वो पूरा घटना है जो 26 जनवरी को घटी थी दिल्ली के गाजीपुर में। इसके बारे में डीसीपी का क्या कहना है पूरा मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं उस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। कल तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक पीसीआर कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी पीसीआर टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ट बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पे भेजते हैं। वहाँ से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 1031-2383/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी बुरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ट बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। सीडीआर एनालिसिस, डंप एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। सीसीटीवी के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसके एनालिसिस करते हैं कि वो वहां पे किस लिए आई, क्यों थी, क्या था और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुंचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहां से मिलती है। फिर हम अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड। चलिए कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज्ड है उसका नाम है शिल्पा पांडे। इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं। इनके फादर गुजरात में काम करते हैं तो वहां पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज्ड है ये इसका नाम है अमित तिवारी। ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है। और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार। ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है। इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है। ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। अमित और जो डिजीज्ड है शिल्पा, ये बेसिकली कज़न है। जो ये शिल्पा है ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी। इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में। और
उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज़ को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, ये काफ़ी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज्ड है अमित, ये इससे बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू गेट रेड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज्ड है अमित, ये काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है इसने, इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन अ फिट ऑफ रेज ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खोड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर, जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है, वहां जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपए में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहां से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में, और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वरना है इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले, इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन है और आरडी है और हमारे सारे बॉर्डर सील थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था, एक एक चीज को, हर एक गाड़ी, हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए, इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार जब ये रेकी कर रहे थे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी पिकेट्स और पेट्रोलिंग चल रही है, और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको ये क्लैरिटी हो गई तो इन्होंने ये एक आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पर, और इनको ये लगा कि सुबह के टाइम पे काफ़ी सारी मूवमेंट होती है, बगल में मुर्गा मंडी है, पेपर है, फ्रूट्स मार्केट है, काफ़ी सारी मूवमेंट होगी, तो उसमें ये इसको इस तरह से दिखा देंगे कि यहाँ पे बर्न कुछ हो गया और एक तरह का ये थ्रैश था। ये सूटकेस को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे डंप करते हैं। साथ में ये जो फ्रेश पराली होती है उसको ये लेके आते हैं, उसके ऊपर डालते हैं डीजल, इसके ऊपर डालते हैं, और तकरीबन 1:45 के आसपास एग्जैक्टली एज पर हमारे सीसीटीवी एविडेंस और इनके कोराबोरेटिव लोकेशन के हिसाब से इन्होंने वहां पर उस सूटकेस को जला दिया, जिससे वो पूरी की पूरी सूटकेस और वो जो डिजीज्ड हमारी शिल्पा कंप्लीटली बर्न हो जाती है। उसके करने के बाद ये अपने दोस्त अनुज है उसको वापस इसको अपने घर पे छोड़ता है और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। जब ये वापस जा रहा होता है ग्रेटर नोएडा, ये इसके हिसाब से बताता है, इसको फिर चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। तो इसको पता था कि दिल्ली पुलिस इस समय हाई अलर्ट पे है और एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति को काफी तरह से चेक किया जा रहा है। मोटिव इस पूरे मर्डर का यही था कि जो अक्यूज्ड है ये इसके साथ रिलेशन में था और डिजीज इसको प्रेशराइज कर रही थी, और क्योंकि ये इससे छुटकारा चाहता था, प्लस क्योंकि ये रिलेशन में भी था, इनकी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसने 25 तारीख की रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच इस जो डिजीज है विक्टिम है शिल्पा, उसका मर्डर किया गया। तो ये था वो डीसीपी अभिषेक धनिया जी, जिन्होंने पूरा इस केस का खुलासा किया और पूरा केस के बारे में बताया। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और रहेगा, आप जिस भी वीडियो को मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।